Okay. So in the chapter motion, we have discussed about the movement of a body. What? Movement of a body. जब movement की बात करते हैं तो हम एक particular point से एक दूसरे point तक जाएंगे तभी movement होगी, otherwise movement नहीं होगी, right? तो जब हम movement की बात कर रहे हैं तो कुछ parameters, कुछ variables आपको फिजिक्स में पढ़ाए गए थे जिनसे हम अपनी मूवमेंट को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, राइट? उन पैरामीटर्स में सबसे पहले क्या था कि एक ऑब्जेक्ट ने अगर कोई पाथ कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने बोला द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी द डिस्टेंस, राइट? वी कॉल्ड इट एज डिस्टेंस, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट? वही जब पाथ शॉर्टेस्ट में आया तो हमने उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया, हमने उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया अपने चैप्टर मोशन में। जब हमने ये समझना चाहा कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है या कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स और आ गए। वेरिएबल क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज होती हैं, कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज जो फिक्स रहती हैं। तो इससे हमारे पास दो वेरिएबल्स और आए, और वो दो वेरिएबल्स कौन कौन से आए? स्पीड एंड वेलोसिटी। दो वेरिएबल्स हमारे पास आए, स्पीड और वेलोसिटी, जिनसे हम ये जज कर पाए कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये तब था जब हम एक मोशन को एक पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी पोजीशन पे एंड कर दे रहे हैं। जब हमारे मोशन में इंटरवल्स आने लगे, क्या आने लगे? इंटरवल्स, यानी ब्रेक्स आने लगे। तो इंटरवल आने लगे तो ऐसा होता है कि अगर मेरे को स्कूल जाना है घर से, तो हो सकता है मैं घर से पहले स्टेशनरी जाऊं, पेन खरीदूं, पेन के बाद अपने फ्रेंड के घर जाऊं, फ्रेंड का वेट करूं कि वो भी तैयार हो जाए, हम दोनों साथ में जाएं, और फिर उसके बाद मैं स्कूल पहुंचूं। इंटरवल मतलब ब्रेक। तो अगर ब्रेक आ जाते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं? एवरेज की। या जो टोटल क्वांटिटीज होती हैं वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? एवरेज की। जैसे कि आपके मार्क्स हैं, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स पूछूं तो आप सिर्फ सीधा बोल दोगे कि सर मेरे 85 आउट ऑफ 90 आए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपकी परसेंटेज क्या है, तो आप एक एवरेज निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट के बीच में एक ब्रेक है, अलग अलग सब्जेक्ट है जो उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारी जो वेलोसिटी थी वो फिक्स थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, या स्पीड जो थी वो भी यूनिफॉर्म थी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमारे साथ ऐसा था तब तो हमने किसी और वेरिएबल को पढ़ा नहीं। लेकिन जब हमारी वेलोसिटी चेंज होने लगी, यानी एक वेलोसिटी आ गई इनिशियल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी आ गई फाइनल वेलोसिटी, तो हमने एक और चीज पढ़ी जिसको हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो वो एक्सेलरेट करके गई है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, सीधा जा रहे थे, है ना, ऐसे लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, तो हमें अपनी डायरेक्शन को एकदम चेंज नहीं करना था, यानी कि हमें कोई कर्व ड्रॉ नहीं करना था। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ कि हमें पता चला कि सर्कुलर मोशन भी पॉसिबल है, तो हमने एक और चीज पढ़ी और उसको हमने नाम दे दिया सर्कुलर मोशन। एक बहुत ही खास बात आप नोटिस करना इन सारी चीजों में, यस कनिष्का, हम अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तब भी हम एवरेज ले सकते हैं। वही अगर ब्रेक्स आ गए ना अलग अलग, तो एवरेज ले सकते हैं हम। इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर हो पा रहे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट? अब इन चीजों में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब भी हम मोशन की बात कर रहे थे चैप्टर 8 में, चाहे वो ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करना हो, चाहे वो सी पॉइंट से डी पॉइंट पे मूव करना हो, हमने कभी भी ये नहीं जानना चाहा कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ है तो क्यों हुआ है। क्या ऐसा मैंने कभी बोला कि ये भी मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्यों हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं बोला। यानी वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ द मोशन इन द चैप्टर मोशन। वी डिड नॉट डिस्कस्ड अबाउट द कॉज ऑफ द मोशन। हमने उस कॉज को तो पढ़ा ही नहीं कि मोशन हो क्यों रहा है। वी जस्ट डिस्कस कि मोशन हो रहा है, दैट द मोशन इज टेकिंग प्लेस, राइट? लेकिन इस चैप्टर में we will be discussing the cause of the motion, and the major cause of the motion is the force, the applied force, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ चीजें रिलेट करूंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आए। कल केमिस्ट्री की भी आपने क्लास अटेंड करी थी, उसमें मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बताया था, उससे रिलेट करूंगा आज इस चैप्टर को, तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ अपनी फिजिक्स की ना,
तो फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया विद रिस्पेक्ट टू द स्टडीज, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिवाइड कर दिया अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स को ऑप्टिक्स में डिवाइड कर दिया अगर हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और फिजिक्स को मैकेनिक्स में डिवाइड कर दिया अगर हम मूवमेंट ऑफ बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स का? मैकेनिक्स पार्ट, जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट को समझना चाह रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, कब तक मूव कर रही है और कब जाके रुकेगी, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। तो वी आर डीलिंग विद द मैकेनिक्स पार्ट ऑफ द फिजिक्स। इस मैकेनिक्स को भी ना हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन से दो पार्ट हो गए? पहला हमारा जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा डायनामिक्स, और जो दूसरा पार्ट हमारा हो गया वो हो गया स्टैटिक्स। डायनामिक्स मतलब मूविंग। अच्छा, आपसे कई बार ऐसे बोलते होंगे कि द स्टूडेंट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या है? चेंजिंग योर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप अपने बिहेवियर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, जिस फ्रेम में आप बैठे हो आप उसके रिस्पेक्ट में अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका बिहेवियर अलग है। आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेवियर अलग है। आप प्लेग्राउंड में हो, आपका बिहेवियर अलग है। आप लाइब्रेरी में हो, आपका बिहेवियर अलग है। यानी वी आर चेंजिंग आवर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हम बैठे हुए हैं, राइट। दिस इज डायनामिक्स। तो डायनामिक्स डील करता है हमारे उस पार्ट ऑफ मोशन में जिसमें हम अपने मोशन को या अपनी मूवमेंट को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। किन दो पार्ट में डिवाइड किया है? काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। और स्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी विच इज स्टेबल। अच्छा, स्टेबल क्या है? फिजिक्स में स्टेबल क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक बॉडी मोशन में है ना तो वो मोशन में ही है, वो स्टेबिलिटी है उसकी, वो मूव ही करती रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया में क्या चल रहा है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो डिपेंड ही नहीं करेगी कि पूरे यूनिवर्स पे क्या चल रहा है। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक्स ऑफ मैकेनिक्स। लेकिन स्टैटिक रहना बड़ा मुश्किल है, और अलग अलग फ्रेम के हिसाब से हम मूवमेंट में आ जाते हैं। तो डायनेमिक्स पार्ट को हम ज्यादा स्टडी करते हैं, राइट। अब ये जो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स है ना, ये ही हमने पढ़े हैं। एक पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट द मोशन, और एक पार्ट में हम पढ़ने वाले कॉज ऑफ मोशन। अबाउट द मोशन में हमने अलग अलग क्वांटिटीज पढ़ी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन। एक पार्ट में हम पढ़ने वाले फोर्स, कॉज ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स एंड द अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका एक होमवर्क है और वो ये है कि आपको डिफरेंस पता करना है, ये काइनेमैटिक्स कौन सा पार्ट है और काइनेमैटिक्स में तो हमने क्या पढ़ा, और काइनेटिक्स कौन सा पार्ट है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक होमवर्क है। ये आपके फिजिक्स के वर्चुअल क्लास के बोर्ड में भी मैं डिक्लेयर कर दूंगा, तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका होमवर्क क्या क्या है। पहला होमवर्क ये है कि आपको डिफरेंस पता लगाना है, व्हाट इज काइनेमैटिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को समझाने के लिए मुझे एक बेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपके माइंड में कि एक्चुअली में चीजें आ कहां से रही। सबसे पहले फिजिक्स, फिजिक्स के बाद मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बाद दो पार्ट डायनामिक्स और स्टैटिक्स, उसके बाद डायनामिक्स के भी दो पार्ट काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। यहाँ पे जब हम पहुंच गए ना, तब हम मोशन और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। अदरवाइज तो हम जस्ट चैप्टर पढ़ लेंगे और हमें चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, राइट। When we are studying cause of motion, जब हम मोशन के कॉज को पढ़ रहे हैं, तब जो इंपॉर्टेंट रोल है वो फोर्सेस का है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं एक्चुअली में, जिसकी वजह से कॉज ऑफ मोशन होता है, यानी मोशन अकर करता है, राइट। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मोशन है
वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फोर्सेस में, राइट? कल हमने ये डिस्कस किया था, एक बॉडी की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है टाइप ऑफ फोर्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टाइप ऑफ फोर्स। पहला जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो डिस्कशन करने वाला हूं इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में, कि ये जो इंटरनल फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये मैंने पढ़ाई तो आपको केमिस्ट्री में थे, अब यहाँ पे मैं कैसे रिलेट करूंगा। हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी हम देखने वाले हैं, राइट राइट, बहुत सही बात आपने कर दी, ठीक है। अब ये जो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम कैसे देखेंगे फिजिक्स के टर्म्स में। एक बॉडी है, ए बॉडी है, ए ऑब्जेक्ट है, और ये किसी पी पॉइंट से किसी क्यू पॉइंट पे जा रही है, इस पॉइंट पे पहुंच जा रही है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते वक्त अपनी शेप को चेंज क्यों नहीं कर रही, या ये ब्रेक क्यों नहीं हो जा रही दो पार्ट में, या ये बीच में क्यों नहीं रुक जा रही? ऐसा क्यों है? एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जा पाती है स्टेबली? दिस इज बिकॉज टू टाइप ऑफ फोर्सेस। पहला इंटरनल फोर्स, जो कि इस बॉडी को बाइंड करके रखा हुआ है, जो कि इस बॉडी को बैलेंस करके रखा हुआ है। इंटरनल फोर्स कौन से फोर्स हो गए? जो इस बॉडी को बैलेंस करके रखे हुए कि ये बॉडी भाई ऐसे ही जाएगी जैसी आई थी। ये अगर मैं इस फोन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो इस पॉइंट से ये एक पूरा फोन इस पॉइंट तक ही जाएगा, बिकॉज इसके इंटरनल फोर्स इस फोन की असेंबली को बाइंड कर रहे हैं, इसको बाइंड कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं। अगर इसके अंदर इंटरनल फोर्स नहीं होंगे ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। नाउ व्हाट आर एक्सटर्नल फोर्स? External force are those forces which are changing the state of object. ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। कैसे? रेस्ट पे था फोन, यहाँ पे रेस्ट पे था, इसको जरूरत नहीं थी आगे जाने की, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया और इसको यहाँ मूव कर दिया, तो मेरा जो फोर्स है वो सराउंडिंग वाला फोर्स था ना, एक्सटर्नल फोर्स सराउंडिंग वाला फोर्स था। इसने क्या किया? सिस्टम के फोर्सेस को अनबैलेंस कर दिया और ये आगे मूव करने लग गए। समझ में आया होगा मोशन के रिस्पेक्ट में। तो एक मेजर कॉज ऑफ मोशन इज द अनबैलेंसिंग ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा होने लगती है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट कंडीशन, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में, वो चेंज होने लग जाती है। आई होप आपको इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फिजिक्स के टर्म्स में समझ में आया होगा, फोर्स के टर्म्स में समझ में आया होगा, राइट? अब मैं एक फोर्स को और दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। कौन सी दो कैटेगरी? पहली कैटेगरी है मेरी सपोर्टिंग फोर्सेस, और दूसरी जो मेरी कैटेगरी है वो है अपोजिंग फोर्सेस। क्या कोई स्टूडेंट मुझे कोई एग्जांपल देके बता सकता है व्हाट आर सपोर्टिंग फोर्सेस एंड व्हाट आर अपोजिंग फोर्सेस? कोई भी एक कंडीशन आप मेरे को समझा दो, आपको अगर आती है तो चैट सेक्शन में बता दो, या माइक से अगर आप बता सकते हो क्लियर वॉइस में। तो ये सपोर्टिंग और अपोजिंग फोर्स क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई समझा सकता है क्या? एनीवन? कोई भी? गलत बताओ सही बताओ, जस्ट अपना व्यू पॉइंट शेयर करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सपोर्टिंग फोर्स एंड दिस अपोजिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द मोशन? हम किसकी बात कर रहे हैं? मोशन ऑफ अ बॉडी की। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू विल बी एबल टू फाइंड। प्रदीप, आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, किसी ने बताया सपोर्टिंग सर फोर्स पुश, अपोजिंग फोर्स पुल। ये हाँ, बोलो बोलो। sir, supporting force can be balanced force and opposing force can be unbalanced forces. कैन बी, लेकिन कोई एग्जांपल दे दो। मतलब ये ना एक ऐसी डाइसी कंडीशन है, मतलब ये चेंज भी हो सकती है बात। Whenever a force is applied, there is an equal and opposite force applied back. Force applied equal and opposite force applied back, we call the two forces opposing forces. थोड़ा और सिंपल करते हैं। क्रिश कह रहे हैं कि सर फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। सो
देख लेते हैं कि आपकी डेफिनेशन जो है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। ठीक है, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन वैभव राठी ने बोली कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सो वी आर मूविंग फ्रॉम अ बुक फ्रॉम वन टू अनदर, द फोर्स यूज्ड बाय एयर इज सपोर्टिंग फोर्स। चलो हम समझते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को क्लियर तो है, लेकिन थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं देता हूँ। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक देंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक देंगे सिंपली, है ना, ये मैंने पेन लिया और इस पेन को ऊपर से नीचे फेंक दिया मैंने। अब नीचे जब इसे फेंक रहा हूं तो नीचे जाने में कुछ इसे सपोर्ट कर रहा है क्या? कोई ऐसा फोर्स है जो एक्ट कर रहा हो, जो इसको नीचे गिराने में मदद कर रहा हो, जिसकी वजह से नीचे गिरा था? एप्पल वाला सिनेरियो न्यूटन का। तो नीचे जाने के लिए इसको ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प कर रहा था। नीचे जाने के लिए इसे ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प कर रहा था। तो इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, इस केस में, नॉट एवरी टाइम, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? सपोर्टिंग फोर्स। अच्छा, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना चाहता हूँ, ऊपर फेंकना चाहता हूँ। क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ऊपर फेंकने में ही मदद करेगा या नीचे ही गिराने में हेल्प करेगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहेगा ये ऑब्जेक्ट ऊपर ना जाए, ये नीचे आ जाए। यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी क्या कहती है? एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object, right, maintaining the distance between them. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो सपोर्टिंग बन जा रहा है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? अपोजिंग फोर्स बन जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को रोड पे चलना है, सिंपली वॉक करना है। ठीक है, तो मैं वॉक कब कर पाऊंगा? जब मेरे अंदर एनर्जी होगी। तो क्या मेरी एनर्जी एक सपोर्टिंग फोर्स है? हाँ, वो एक सपोर्टिंग फोर्स है। अब मैं चल पा रहा हूं लेकिन मैं ठीक से नहीं चल पा रहा, रोड खराब है। तो रोड से जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो कैसा हो जाएगा? अपोजिंग फोर्स। एक और कंडीशन लेते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन आ गया, क्रिकेटर में भी बैट्समैन है। अब बैट्समैन ने जब शॉट मारा तो जो फील्डर्स हैं वो क्या चाहते हैं? ये बॉल जल्दी रुक जाए। तो फ्रिक्शन उनके लिए कैसा होगा? सपोर्टिंग। फ्रिक्शन तो उनके लिए सपोर्टिंग होगा ना। वो बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ जाने वाली है, चौका लगने वाला है। तो फील्डर जो चाहेगा वो चाहेगा कि ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है इस बॉल को जल्दी से रोक दे। लेकिन बैट्समैन क्या चाहेगा? ये बॉल दूर तक जाए। बैट्समैन के लिए फ्रिक्शन क्या हो गया? अपोजिंग। लेकिन जो फील्डर है उसके लिए फ्रिक्शन क्या हो गया? सपोर्टिंग। So all those forces which are supporting our direction of motion, हमारी direction of motion को जो support कर रहे हैं are supporting forces, and all those forces which are acting against our direction of motion, जो हमारी direction of motion के against act कर रहे हैं, उसके opposite side पे act कर रहे हैं, वो हमारे हो गए opposing forces, right? तो अगर कभी कोई आपसे बोले कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सपोर्टिंग फोर्स है, क्या वो अपोजिंग फोर्स है, तो आप बोलोगे डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। आपका किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज म्यूट कर लें, बहुत नॉइस आ रही है। तो कोई भी पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सारे फोर्सेस सपोर्टिंग अपोजिंग जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि हमारा रेफरेंस क्या है, मैं किस चीज को रेफरेंस मांग रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं जैसे कि मेरे पास एक बॉटल है, राइट। अब ये बॉटल ऐसे रखी हुई है टेबल पे, तो टेबल के रेफरेंस में, मेरे रेफरेंस में, आप लोगों के रेफरेंस में ये रेस्ट पे है। लेकिन हमें पता है कि अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है, तो भाई अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है तो बॉटल भी कहीं ना कहीं ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी। तो अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसके लिए ये मूवमेंट में, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। लेकिन सपोर्टिंग और अपोजिंग फोर्सेस तो आपको क्लियर हो गए होंगे इस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से। हमने इंटरनल और एक्सटर्नल में भी फोर्स को डिवाइड कर दिया, हमने सपोर्टिंग और अपोजिंग में भी फोर्स को डिवाइड कर दिया। अब हम फोर्स को किस में डिवाइड करने वाले हैं? एक और चीज में डिवाइड करने वाले हैं, और वो है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। दो टाइप के फोर्स हो गए, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये क्या चीज है भाई? बैलेंसिंग क्या है, अनबैलेंसिंग क्या है? ठीक है, अब कई बार आपने प्लेग्राउंड में वैसा गेम खेला होगा कि आप रोप को एक तरफ से खींच रहे हैं और आपकी दूसरी टीम बी जो है वो रोप को
एक तरफ से खींच रही है, यानी टीम ए यहाँ पे है और टीम बी यहाँ पे है, बीच में इनके रोप है। अब ये रोप जो है, ये रोप अगर ऐसे मेंटेन्ड है कि टीम ए की तरफ भी नहीं जा रही और टीम बी की तरफ भी नहीं जा रही, दोनों ही तरफ ये रोप नहीं जा रही, तो क्या होगा? हाँ, टग ऑफ वॉर नाम देते हैं गेम का। तो ये रोप जो है कहीं भी नहीं जा रही, कहीं भी मूव नहीं कर रहे, यहीं पे है। तो क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस साइड से भी और इस साइड से। इसका मतलब क्या है? जब एक बॉडी कांस्टेंट मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, या रेस्ट पे हो, एक बॉडी या तो मूव कर रही है, मूव ही करती जा रही है, या रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, कहीं पे भी मूव नहीं कर रही। इट इज बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन से बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे है ना। एक बॉक्स को या एक बॉटल को अगर टेबल पे रखा हुआ है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, ऐसा मेंटेन्ड है फोर्स, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अनबैलेंस्ड क्या है? अब इस टग ऑफ वॉर में टीम ए की तरफ से मैंने 2 मेंबर्स और ऐड कर दिए, 2 मेंबर ऐड कर दिए, तो क्या होगा? ये जो टीम ए जो है, इसका जो है फोर्स जो है वो ज्यादा लगने लग जाएगा, और ये जो टीम ए है ये पूरी रोप को किस तरफ खिसकाने लग जाएगी? इस तरफ खिसकाने लग जाएगी। यानी यहाँ वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दोस फोर्सेस व्हिच आर बैलेंसिंग द stability of a body are known as balanced force. All those forces which are disturbing the stability of a body are known as unbalanced force. हम क्लास ले रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना, कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं राइट कर, एकदम से कोई बाहर से आ जाए तो मैं उनको बोलूंगा भाई रुक जाओ, है ना, और मेरे को पढ़ाने दो। इसका मतलब क्या है? मैं अपने सिस्टम से डिस्टर्ब हो गया, सराउंडिंग ने डिस्टर्ब कर दिया, और एक अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से आ गया, जिसकी वजह से मेरी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो गई। आप पढ़ रहे हो, एकदम से आपका नेट जो है वो लूज हो जाए, आपका नेटवर्क टूट गया, आपकी कंसंट्रेशन टूट गई, क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आया था। तो अनबैलेंस्ड फोर्स किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल सराउंडिंग्स की वजह से। और बैलेंस्ड फोर्स किसकी वजह से रहते हैं? सिस्टम की वजह से। दोनों चीजों को रिलेट कर दिया हमने, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स को इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स से भी मैंने रिलेट कर दिया। तो आपको मैंने 3 टाइप के फोर्सेस पढ़ा दिए, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। अब देखो हुआ क्या, जब तक न्यूटन एंड गैलीलियो मोशन को डिफाइन नहीं कर रहे थे, जब तक वो अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं कर रहे थे, मोशन को ठीक से डिफाइन नहीं कर रहे थे, तब तक ये माना गया कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। माना गया, ठीक है, था नहीं, माना गया कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है ना वो रेस्ट है, मतलब बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मूव तो कभी करना ही नहीं चाहती। ये नोशन था। व्हाट इज अ नोशन? एक धारणा होती है ना। हम सभी लोग फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं भगवान में, लेकिन जिसने देख लिया भगवान को, वो तो ऑटोमेटिकली लॉ बना देगा कि हाँ भाई भगवान होता है। लेकिन जिसने नहीं देखा वो कहने होते होंगे भगवान, एक पॉजिटिविटी है, हमें भगवान को मानना चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये डिफाइन नहीं हुआ गैलीलियो से या न्यूटन से अबाउट द मोशन एंड द प्रॉपर्टीज, तो ये मान लिया गया कि जो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो रेस्ट पे है, रेस्ट रहना चाहती है बॉडी। लेकिन जब गैलीलियो और न्यूटन आए तो इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी, और इन्होंने क्या दिए? इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दे दिए। अच्छा, जब लॉज ऑफ मोशन दिए तो इन्होंने फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन जब इन्होंने दिए तो इन्होंने फोर्सेस को बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा, और उसके बाद इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन को डिजाइन किया और सबके लिए वैलिडेट किया। अच्छा, लॉ का मतलब क्या है? एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो सभी चीजों के लिए वैलिडेट होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, तभी वो लॉ कहलाएगा। ऐसे नहीं वो मोशन का जो लॉ है वो हमारे लिए तो लग रहा है लेकिन एनिमल्स के लिए नहीं लग रहा, तो वो लॉ नहीं कहलाएगा, राइट। तो वो रूल कहलाएगा जो चेंज हो सकता है। तो इन्होंने लॉज दिए, ठीक है। इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 3 लॉज ऑफ मोशन में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज,
वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही अमेजिंग लॉ था। इसके अंदर बहुत डेप्थ है, ठीक है। आप डेप्थ को समझना, पेज नंबर 116 एनसीईआरटी, एक एक लाइन उस लॉ की मैं पढ़ने वाला हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में इस लॉ को लिखा हुआ था और इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। या तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगी, या फिर अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो भी किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में, ना कि सर्कुलर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी। कब तक, अनलेस कंपेल्ड, उसको बाउंड नहीं किया जाएगा टू चेंज that state by an applied force। अब ये मैंने बिल्कुल फोन लगा तो कनेक्ट हो, ये मैंने तीनटे फोन कुछ दो। ये डेफिनेशन जो है ये मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी से इसलिए लिखी ताकि आप रिलेट कर पाओ। क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगी या एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन में ही करती रहेगी। कब तक, अनलेस कंपेल्ड दैट चेंज बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक एक बाहर से कोई फोर्स आके उसको डिस्टर्ब ना कर दे, तब तक वो या तो रेस्ट पे ही रहेगी या मोशन में रहेगी। ये बॉटल है, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं आएगा और इसको या तो रोक ना दे, रेस्ट पे ना लिया, या फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे, इसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, मैंने बाहर से बोला। अप्लाइड फोर्स का मतलब दिस टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। कि जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता ना किसी बॉडी में, वाई ओनली यूनिफॉर्म मोशन। तो श्वेता कह रही है कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्यों, क्योंकि देखो हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रहे हैं। हम वो चेंज कब करेंगे, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना आ जाए। मैं आराम से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, एक ही स्पीड पे चला रहा हूँ, एकदम से किसी का फोन आया कि जल्दी से वहां पहुंचो, इमरजेंसी सिचुएशन है, मैंने स्पीड तेज कर ली, तो मेरे मोशन को किसने चेंज किया, एक एक्सटर्नल फोन कॉल ने, एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अदरवाइज मैं तो यूनिफॉर्मली चल रहा था, एकदम इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब भी मैं यूनिफॉर्मिटी से नॉन यूनिफॉर्मिटी में आता हूँ, रेस्ट से मोशन में आता हूँ, या मोशन से रेस्ट में आता हूँ, सारी कंडीशन है, यूनिफॉर्मिटी से नॉन यूनिफॉर्मिटी में आना, रेस्ट से मोशन में आना, या फिर मोशन से रेस्ट में आ जाना। ये मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई बाहर से सराउंडिंग से, यू आर राइट, सराउंडिंग से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा मेरे ऊपर। ये फर्स्ट लॉ दे दिया। आप अपने आसपास देखो, सारी चीजें ऐसे ही हो रही है। हम सभी पढ़ रहे हैं, एक और बार एग्जांपल ले रहा हूँ, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो एकदम कंसंट्रेशन से। हम लोग पढ़ना कब छोड़ देंगे, जब तक एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं आ जाता। एकदम से पता चल जाए टाइम खत्म होने वाला है, जैसे अभी ये टाइम खत्म होने वाला है, तो हम एकदम पढ़ने को क्लोज करने की पोजीशन में आ जाएंगे, हम अपने मोशन को रोक देंगे। इसी तरीके से आप पढ़ रहे हो, बीच में नेट चला जाए, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जो आप एकदम फ्लो में पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन थी, वो सब खराब हो जाएगी। तो ये क्यों हो रही है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी आज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको बहुत डेप्थ में आपने समझना है, राइट। तो आपका एक टास्क तो ये था कि डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स आपको बताना है। दूसरा आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने एनसीईआरटी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक रीड करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक जब आप रीड करोगे तो आपको एक फिगर मिलेगा, फिगर 9.5। फिगर 9.5 मिलेगा, आपने इस फिगर के बारे में पढ़ना है। ये फिगर क्या बोल रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ये फिगर एक कंडीशन को बता रहा है, राइट। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे किस कंडीशन को ये फिगर बता रहा है, राइट। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही चैप्टर को
क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि अगला जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो ये फिगर को डिस्कस करना और उसके बाद सेकंड लॉ को रिलेट करना फर्स्ट लॉ से। तो काफी इंटरेस्टिंग है और उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। प्लीज रिवाइज करना जितने कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। होमवर्क अपना कंप्लीट करना। आपके जो ऐप में बोर्ड आता है, एक वर्चुअल क्लास के साथ एक बोर्ड आता है, उसमें मैं नोटिस लगा दिया करूंगा रोज होमवर्क का, तो उसको भी चेक कर लेना, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।